क्या एक साधारण सी गाय किसी इंसान की जिंदगी, उसका आत्मसम्मान और उसकी मौत का कारण बन सकती है? एक ऐसा आदमी जो जीवन भर सिर्फ इसलिए पसीना बहाता है ताकि वो मर्यादा से जी सके, लेकिन समाज का हर एक वर्ग, जमींदार से लेकर साहूकार तक, उसके खून का एक एक कतरा चूसने के लिए तैयार बैठा है। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जो कर्ज में पैदा हुआ, कर्ज में जिया और कर्ज में ही मर गया, लेकिन फिर भी उसने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये उस भारत की आत्मा की चीख है जिसे आज भी सुना जा सकता है। बिना किसी स्पॉइलर के आइए उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां इंसान की कीमत उसकी इंसानियत से नहीं, बल्कि उसकी जेब और उसकी जाति से तय होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस महान रचना के पन्ने पलटने जा रहे हैं उसका नाम है गोदान। इसे लिखा है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने। 1936 में प्रकाशित ये उपन्यास सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोदान का मतलब होता है मरते समय किसी ब्राह्मण को गाय दान करना, ताकि आत्मा को शांति मिले और उसे स्वर्ग नसीब हो। लेकिन ये किताब क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रेमचंद ने इसमें 1930 के दशक के भारत की दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ पिरोया है। एक तरफ है बेलारी गांव, जहां भूख, कर्ज और शोषण है, और दूसरी तरफ है लखनऊ शहर, जहां बुद्धिजीवी, मिलमालिक और आधुनिकता के नाम पर खोखलापन है। जिसने गोदान नहीं पढ़ा, उसने शायद असली भारत की जड़ को नहीं समझा। तो चलिए, बिना कोई भी घटना छोड़े इस अमर कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अवध के एक छोटे से गांव बेलारी से। हमारा मुख्य पात्र है होरी राम। होरी एक बेहद साधारण, सीधा और मर्यादाओं में जकड़ा हुआ किसान है। उसके पास नाम मात्र की जमीन है और कर्ज का पहाड़। उसकी पत्नी का नाम है धनिया। धनिया होरी से बिल्कुल अलग है। वो विद्रोही है, अन्याय के खिलाफ बोलने वाली तेज-तर्रार महिला है, लेकिन अपने परिवार से अथाह प्रेम करती है। उनके 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा गोवर्धन और 2 बेटियां सोना और रूपा। होरी के जीवन की सिर्फ एक ही सबसे बड़ी अभिलाषा है, उसके दरवाजे पर एक पछाई गाय, एक अच्छी नस्ल की गाय बंधी हो। गांव में जिसके दरवाजे पर गाय होती है, उसकी इज्जत होती है। होरी को दूध दही से ज्यादा उस सम्मान की भूख है। एक दिन होरी पास के गांव सेमरी जा रहा होता है। सेमरी के जमींदार हैं राय साहब अमरपाल सिंह। होरी को उन्हें सलाम करने जाना है। राय साहब वैसे तो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, खादी पहनते हैं और भाषण देते हैं, लेकिन असलियत में वह भी किसानों का खून चूसने वाले उसी शोषक वर्ग का हिस्सा है। रास्ते में होरी की मुलाकात होती है भोला से। भोला एक अहीर ग्वाला है जिसके पास कई गाय हैं। होरी की नजर भोला की एक बेहद सुंदर गाय पर टिक जाती है। होरी जानता है कि उसके पास गाय खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए वो अपनी बुद्धि लगाता है। होरी को पता है कि भोला की पत्नी का देहांत हो चुका है और वो बुढ़ापे में दूसरी शादी करना चाहता है, जिसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता। होरी भोला की इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वो भोला की झूठी तारीफ करता है और बातों बातों में उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके लिए एक नई दुल्हन ढूंढेगा। भोला इस लालच में आ जाता है और पिघलकर वो सुंदर गाय होरी को उधार में 80 रुपए में दे देता है। होरी के लिए ये ऐसा था जैसे उसे तीनों लोकों का राज्य मिल गया हो। जब होरी उस गाय को लेकर अपने दरवाजे पर पहुंचता है तो धनिया, गोबर, सोना और रूपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पूरे गांव में खबर फैल जाती है। लोग गाय को देखने आते हैं। होरी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन जहां खुशी होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। होरी के 2 छोटे भाई हैं, हीरा और शोभा। वे होरी से अलग हो चुके हैं। हीरा, जो स्वभाव से बहुत कुटिल और ईर्ष्यालु है, होरी के दरवाजे पर इतनी सुंदर गाय देखकर जल भुन जाता है।
इसी बीच कहानी में एक नई घटना जन्म लेती है। भोला की एक विधवा बेटी है, झुनिया। झुनिया अपने मायके में ताने और अपमान सह रही है। होरी का बेटा गोबर, जो स्वभाव से विद्रोही है और अपने पिता की तरह झुककर रहना पसंद नहीं करता, भोला के घर भूसा लेने जाता है। वहां गोबर और झुनिया के बीच नजदीकियां बढ़ती है। गोबर झुनिया को मीठी मीठी बातों में फंसाता है, उसे बड़े बड़े सपने दिखाता है और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन जाते हैं। बेलारी गांव में होरी के परिवार पर एक बहुत बड़ा वज्र गिरता है। एक रात होरी का भाई हीरा चुपके से आता है और जलन के मारे होरी की प्यारी गाय को जहर दे देता है। सुबह गाय तड़प तड़प कर मर जाती है। होरी का पूरा संसार उजड़ जाता है। धनिया को तुरंत शक हो जाता है कि ये काम हीरा का है और वो पूरे गांव में चीख चीख कर हीरा को गालियां देती है। हीरा डर के मारे गांव से भाग जाता है। गांव में पुलिस आती है। पुलिस का मकसद न्याय करना नहीं, बल्कि इस मौके का फायदा उठाकर पैसे लूटना है। धनिया चाहती है कि पुलिस हीरा के घर की तलाशी ले, लेकिन होरी अपनी पुरानी पारिवारिक मर्यादा से बंधा है। उसे लगता है कि अगर उसके भाई के घर पुलिस घुसी तो ये पूरे परिवार की नाक कटने के बराबर होगा। अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए होरी गांव के साहूकार पंडित दातादीन से भारी कर्ज लेकर दारोगा को रिश्वत देता है ताकि पुलिस वापस चली जाए। गाय भी गई और सिर पर बिना बात का एक बड़ा कर्ज भी लद गया। मुसीबतें यहां खत्म नहीं होती। एक रात झुनिया रोती हुई होरी के घर आती है। वो गर्भवती है। वो गोबर को बताती है कि उसके घर वालों को सब पता चल गया है और वे उसे मार डालेंगे। गोबर, जिसने झुनिया को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, इस जिम्मेदारी को देखकर डर जाता है। उसे पता है कि अगर ये बात गांव में फैली तो बवाल मच जाएगा। अपनी कायरता का परिचय देते हुए गोबर रातों रात बिना किसी को बताए गांव से भागकर लखनऊ शहर चला जाता है। अगली सुबह होरी और धनिया अपने दरवाजे पर झुनिया को देखते हैं। जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो होरी समाज के डर से झुनिया को घर में रखने से साफ मना कर देता है। लेकिन यहां धनिया की ममता और उसका न्याय सामने आता है। पूरे गांव और बिरादरी की परवाह किए बिना धनिया उस बेसहारा और गर्भवती झुनिया का हाथ पकड़ती है और उसे अपने घर के अंदर ले आती है। धनिया का ये कदम गांव के तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के लिए एक मौका बन जाता है। पंडित दातादीन, झिंगुरी सिंह, ठाकुर साहूकार और पटेश्वरी, गांव का पटवारी, ये सब मिलकर पंचायत बुलाते हैं। उनका तर्क है कि होरी ने एक अहीर की विधवा बेटी को अपने घर में रखकर पूरे गांव को अशुद्ध कर दिया है। असल में ये सभी लोग होरी को पूरी तरह से कुचलकर उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं। पंचायत का फैसला सुनाया जाता है। होरी पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, नकद 80 रुपए और 30 मन अनाज। होरी, जो पहले से ही गाय और रिश्वत के कर्ज में दबा था, इस जुर्माने को सुनकर टूट जाता है, लेकिन वो विरोध नहीं करता। वो इसे अपना प्रायश्चित और भगवान की मर्जी मान लेता है। अपना सब कुछ गिरवी रखकर, अपना सारा अनाज पंचों के पैरों में डालकर वो जुर्माने की रकम चुकाता है। होरी के घर में खाने का एक दाना नहीं बचता। किसान की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। पंचायत के उस क्रूर फैसले ने होरी की कमर पूरी तरह तोड़ दी थी। घर का सारा अनाज छिन जाने के बाद होरी और धनिया के पास खाने को एक दाना नहीं बचा था। पेट की आग इंसान से क्या नहीं करवाती। एक किसान, जिसे अपनी जमीन और अपने किसानी पेशे पर सबसे ज्यादा गर्व होता है, वही होरी अब पेट पालने के लिए गांव के उसी साहूकार पंडित दातादीन के खेतों में एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर हो जाता है। प्रेमचंद यहां समाज की उस कड़वी सच्चाई को दिखाते हैं, जहां एक स्वतंत्र किसान कर्ज के जाल में फंसकर कैसे एक गुलाम मजदूर बन जाता है। होरी का स्वाभिमान अंदर ही अंदर रो रहा है, लेकिन अपनी पत्नी, बेटियों और झुनिया के बच्चे को जिंदा रखने के लिए वो खून का घूंट पीकर रह जाता है। गरीबी में मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। होरी ने जिस भोला से गाय ली थी, उसे जब पता चलता है कि उसकी बेटी झुनिया होरी के घर में है,
तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। भोला होरी के घर आता है और अपनी गाय के 80 रुपए तुरंत मांगता है। होरी के पास देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। वो भोला के पैरों पर गिर पड़ता है, अपनी पगड़ी उतारकर उसके कदमों में रख देता है। लेकिन भोला का दिल नहीं पसीजता। सजा के तौर पर भोला होरी के दोनों बैल खोल कर ले जाता है। एक किसान के लिए उसके बैल उसकी जान, उसकी आजीविका होते हैं। बिना बैलों के किसान पंगु, अपाहिज हो जाता है। बैलों के जाते ही होरी की रही सी उम्मीद भी टूट जाती है। धनिया इस अन्याय पर चीखती है, लड़ती है, लेकिन समाज के इस क्रूर चक्र के सामने उसकी आवाज दब कर रह जाती है। दूसरी तरफ जो गोबर अपनी जिम्मेदारी से भागकर लखनऊ शहर गया था, वो अब वहां के जीवन में ढलने लगता है। शुरुआत में उसने शहर में बहुत धक्के खाए, भूखा सोया और मजदूरी की, लेकिन धीरे धीरे वो शहरी चालाकी सीख जाता है। वो मिस्टर खन्ना की शक्कर मिल में काम करता है और बाद में अपना छोटा सा चाट कौड़े का ठेला लगा लेता है। शहर की हवा ने गोबर को बदल दिया है। वो अब गांव के सीधे सादे लड़के से एक मजदूर वर्ग का हिस्सा बन गया है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है। वो पैसा भी कमाने लगता है, लेकिन इस पैसे के साथ उसमें एक तरह का अहंकार और स्वार्थ भी जम ले लेता है। उसे अब अपने बूढ़े पिता होरी की मूर्खता और गांव की मर्यादाओं पर तरस और गुस्सा दोनों आते हैं। प्रेमचंद हमें सिर्फ गांव नहीं दिखाते, वो हमें शहर के उस पढ़े लिखे समाज का आईना भी दिखाते हैं, जो किसानों के खून पसीने पर ऐश कर रहा है। यहां मिस्टर खन्ना है, जो एक बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मालिक है। वे बाहर से तो देशभक्त बनते हैं, लेकिन अंदर से बेहद लालची और क्रूर है। अपनी ही पत्नी गोविंदी, जो एक आदर्श और पतिव्रता स्त्री है, का वो तिरस्कार करते हैं। यहां डॉक्टर मेहता है, जो एक दार्शनिक और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। वे समाज, स्त्री और समानता पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और उनके साथ है मिस मालती, जो इंग्लैंड से पढ़ी एक तेज तर्रार, आधुनिक और आजाद ख्याल डॉक्टर है। मालती शुरुआत में एक तितली की तरह दिखाई देती है, जो अमीरों को रिझाती है, लेकिन डॉक्टर मेहता के विचारों के प्रभाव में आकर धीरे धीरे उनके चरित्र में गहराई और मानवता आने लगती है। ये शहरी समाज गांव के किसानों के नाम पर चंदा इकट्ठा करता है, पार्टियां करता है, लेकिन होरी जैसे असली किसानों की भूख से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये शहर की चमक दमक गांव के अंधेरे को और गहरा कर देती है। महीनों बाद गोबर कुछ पैसे कमाकर वापस बेलारी गांव लौटता है। उसे देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। होरी और धनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा उनके सारे कष्ट दूर कर देगा। गोबर गांव में आकर एक क्रांति सी ला देता है। जब पंडित दातादीन और झिंगुरी सिन्ह कर्ज का हिसाब लेकर आते हैं, तो गोबर उनसे डरने के बजाय उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। वो उनके बहीखातों और सूदखोरी पर सवाल उठाता है। ये देखकर होरी डर जाता है, क्योंकि उसकी नजर में ब्राह्मण और साहूकार से लड़ना पाप है। लेकिन गोबर अब गांव की इन झूठी मर्यादाओं को नहीं मानता। वो अपने परिवार के लिए कुछ कपड़े और सामान लाया है। धनिया और होरी को लगता है कि अब उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा, लेकिन गोबर की ये क्रांति सिर्फ शब्दों तक सीमित थी। शहर की स्वार्थी हवा ने उसे भी अंदर से बदल दिया था। वो साहूकारों से लड़ा जरूर, लेकिन उसने अपने पिता का कर्ज नहीं चुकाया। उसे लगा कि वो अपनी मेहनत की कमाई इन लुटेरों को क्यों दे। कुछ ही दिनों बाद गोबर अपनी पत्नी झुनिया और अपने बच्चे को लेकर वापस लखनऊ शहर जाने का फैसला करता है। वो अपने बूढ़े और कर्ज में डूबे माता पिता को उसी नरक में उनके हाल पर छोड़कर चला जाता है। होरी और धनिया दरवाजे पर खड़े अपने बेटे को जाते हुए देखते रहते हैं। उनकी आंखों में जो एक छोटी सी उम्मीद जगी थी, वो हमेशा के लिए बुझ जाती है। होरी एक बार फिर उसी सूखी जमीन, उसी कर्ज और उसी अंधकार के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा है। गोबर के शहर लौट जाने के बाद होरी का जीवन एक अंतहीन दलदल बन जाता है। होरी की बड़ी बेटी सोना अब विवाह योग्य हो गई है। गांव के समाज में एक पिता के लिए
बेटी के हाथ पीले करना सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन होरी के पास क्या है? सिर्फ कर्ज। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए होरी को फिर से अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है और उसी जालिम साहूकार पंडित दातादीन और झिंगुरी सिन्ह के पैरों में गिरना पड़ता है। सोना की शादी तो किसी तरह हो जाती है, लेकिन इस शादी की कीमत होरी को अपना सब कुछ दांव पर लगाकर चुकानी पड़ती है। होरी अब गले तक कर्ज में डूब चुका है। उसका खुद का अस्तित्व अब साहूकारों के रहमो कर्म पर है। उधर शहर में मिस्टर खन्ना की शक्कर मिल में मजदूरों का शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। मजदूर अपने अधिकारों के लिए हड़ताल कर देते हैं। इस हड़ताल में गोबर भी आगे रहता है। पुलिस लाठीचार्ज करती है और गोबर बुरी तरह घायल हो जाता है। जब यह खबर गांव पहुंचती है तो धनिया तड़प उठती है और अपने बेटे को देखने लखनऊ भागती है। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। खन्ना की शक्कर मिल में भीषण आग लग जाती है और वो जलकर खाक हो जाती है। खन्ना, जो कल तक शहर का सबसे अमीर और क्रूर आदमी था, एक पल में सड़क पर आ जाता है। प्रेमचंद यहां दिखाते हैं कि पूंजीवाद की नींव कितनी खोखली होती है। इस दुख की घड़ी में दार्शनिक डॉक्टर मेहता और खन्ना की पत्नी गोविंदी ही उसे मानसिक रूप से संभालते हैं। गांव वापस लौटते हैं। होरी अब पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन अभी भी उसकी एक जिम्मेदारी बाकी है, उसकी छोटी बेटी रूपा का विवाह। होरी के पास अब जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है जिस पर कर्ज न हो। कोई साहूकार उसे एक पैसा उधार देने को तैयार नहीं है। और यहीं पर होरी, जो जीवन भर अपनी मर्यादा और धर्म के लिए लड़ता रहा, उसे अपनी आत्मा का सबसे बड़ा सौदा करना पड़ता है। रूपा की शादी एक अधेड़ उम्र के धनी किसान राम सेवक से तय की जाती है। राम सेवक रूपा से उम्र में बहुत बड़ा है, लेकिन वो होरी को शादी का सारा खर्च और कुछ पैसे देता है। एक मजबूर पिता अपनी फूल सी बच्ची को पैसों के लिए एक बूढ़े के गले बांध देता है। ये होरी की सबसे बड़ी नैतिक हार थी। इस घटना ने होरी के अंदर के उस इंसान को मार दिया जो अब तक सीना तान कर खड़ा था। रूपा की शादी के बाद होरी बस एक जिंदा लाश रह गया है। उसकी जमीन नीलाम हो चुकी है, लेकिन कर्ज का ब्याज अभी भी बाकी है। होरी अब अपने ही गांव में पंडित दातादीन की जमीन और सड़क निर्माण में एक साधारण मजदूर की तरह काम करता है। जेठ गर्मियों की चिलचिलाती धूप है, लू चल रही है और होरी बिना कुछ खाए पिए सिर्फ पानी और सत्तू के सहारे दिन रात फावड़ा चला रहा है। वो अपनी शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा काम करता है ताकि पेट भर सके और कुछ पैसे जुटा सके। और एक दिन उसका शरीर जवाब दे देता है। भीषण गर्मी और भूख के कारण होरी खेत में ही गश खाकर बेहोश होकर गिर पड़ता है। होरी को उठाकर उसके घर लाया जाता है। उसकी सांसें उखड़ रही है। धनिया उसकी ये हालत देखकर अंदर तक कांप जाती है, लेकिन वो जानती है कि उसके होरी का समय आ गया है। तभी गांव के वही ब्राह्मण और साहूकार पंडित दातादीन, जिनका कर्ज चुकाते चुकाते होरी ने अपनी जान दे दी, वहां आते हैं। दातादीन कहते हैं, धनिया, होरी का अंतिम समय आ गया है। इसे मोक्ष दिलाने के लिए इससे गोदान करवा दे। किसी ब्राह्मण को गाय दान कर दे ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले और ये वैतरणी पार कर सके। जरा सोचिए दोस्तों, जिस इंसान ने जीवन भर सिर्फ एक गाय पालने का सपना देखा, जिसके लिए वो बर्बाद हो गया, आज मरते समय उससे उसी गाय का दान मांगा जा रहा है। धनिया के पास क्या था? घर में अन्न का एक दाना नहीं। गाय तो दूर की बात थी। धनिया ने सुतली, रस्सी काटकर मजदूरी करके कुछ पैसे जमा किए थे। वो भारी कदमों से उठती है। संदूक से वो 20 आने, करीब ₹1.25 निकालती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो वे 20 आने पंडित दातादीन के हाथ में रखती है और अपने फटे हुए दिल से कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और इसी के साथ होरी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। होरी, जो कर्ज में पैदा हुआ, कर्ज में जिया, वो कर्ज में ही मर गया।
दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का ये गोदान 1936 में लिखा गया था। लेकिन जरा सोचिए, क्या आज के भारत में होरी पूरी तरह से खत्म हो गया है? क्या आज भी कर्ज के बोझ तले दबकर किसान अपनी जान नहीं दे रहे हैं? गोदान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये भारतीय साहित्य का वो आईना है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगर आपने अभी तक ये महान उपन्यास नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जीवन में एक बार इसे जरूर पढ़ें। ये किताब आपको अंदर से बदल देगी, आपकी सोच को गहरा कर देगी और आपको इंसानियत का असली मतलब सिखाएगी। अगर आपको होरी और धनिया की ये अमर कहानी और हमारा ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि कहानी का कौन सा दृश्य आपको सबसे ज्यादा झकझोर गया। और हां, ऐसी ही बेहतरीन साहित्यिक किताबों की गहराई में उतरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और इंसानियत को जिंदा रखिए। धन्यवाद।